नमस्कार और स्वागत। तारीख में आज बात ईरान और सऊदी अरब के बीच मौजूद एक खाड़ी की, जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी रहती हैं। क्यों इस खाड़ी को दो अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, ये दोनों नाम कौन से हैं और क्या है दोनों नाम के पीछे की कहानी। और इसके अलावा बात होर्मुज जल संधि पर। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर और यूएई, ये सभी देश वर्ल्ड मैप पर एक खाड़ी के किनारे बैठे दिखते हैं। इन देशों से निकला कच्चा तेल और गैस दुनिया भर में जाता है और इसमें यह खाड़ी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का 1/4 और गैस व्यापार का भी बड़ा हिस्सा यहीं से जाता है। भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देशों के लिए ऊर्जा की लाइफलाइन यही रास्ता है। भारत अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल यहीं से मंगाता है। खाड़ी को फारस की खाड़ी या अरब की खाड़ी कहते हैं। आप इसे किस नाम से बुलाते हैं, इससे पूरी दुनिया आपकी जियोपॉलिटिकल लॉयल्टी को जज कर सकती है। इसकी भी एक बड़ी रोचक कहानी है। कहानी ये भी है कि कैसे ईरान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री होवेदा इसी खाड़ी के मुहाने यानी होर्मुज जलसंधि को ईरान के गले की नस कहा करते थे। तो आज बात इसी खाड़ी पर, जलसंधि पर और इसके इर्द गिर्द की राजनीति पर। Brought to you by Higher and Sharda University. शुरू से शुरू करेंगे। 3 तरफ से जमीन से घिरी जलराशि को खाड़ी के नाम से जाना जाता है। आपने बंगाल की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, इनके बारे में सुना होगा। एक और शब्दावली समझिए, पानी के 2 स्रोतों को जोड़ने वाला सकरा रास्ता जिसके दोनों तरफ जमीन हो, उसे जल संधि या डमरू के जैसा होने के चलते जल डमरू मध्य भी कहते हैं। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि, अंग्रेजी में खाड़ी को गल्फ और जल संधि को स्ट्रेट कहते हैं। प्रागैतिहासिक मामलों के जानकार जेफरी रोज के एक शोध की माने तो जिसे आज हम पानी में डूबी खाड़ी कहते हैं, वो अफ्रीका के बाद इंसानों की शुरुआती आबादी का पहला घर रही थी। करीब 8000 साल पहले यह हिस्सा ज़मीन में धंसा और अरब सागर ने इसे अपना हिस्सा बना लिया। यह दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता का पालना भी है। आपने दजला और फरात नदियों की सभ्यता का नाम सुना होगा। ये वही नदियां हैं जिनके किनारे सुमेर सभ्यता पनपी। इन्होंने समुद्र को व्यापार का जरिया बनाया। फिर करीब आज से 4000 साल पहले इस क्षेत्र में मेसोपोटामिया और भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता पैदा हुई। दोनों के शहरों के बीच समुद्री व्यापार के लिए भी इस खाड़ी का इस्तेमाल हुआ। 2500 साल पहले अखमनी साम्राज्य ने आज से अपना साम्राज्य स्थापित किया। पर्शिया के पठार के हिस्से के कारण इस इलाके से सटी खाड़ी को नाम मिला फारस की खाड़ी। ये नाम यूनानियों ने दिया था। अखमनी साम्राज्य के राजा डेरियस के बेहश्तुन शिलालेख में भी फारस की खाड़ी का जिक्र मिलता है। इन्हीं आधारों पर ज़्यादातर दुनिया इसे फारस की खाड़ी या फिर पर्शियन गल्फ कहती है। फिर इस्लाम के आगमन के साथ फारस की खाड़ी में व्यापार वाणिज्य में अच्छी खासी बढ़त देखी गई। सन 750 में ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड शुरू हुआ। खाड़ी ने पूरब को पश्चिम से जोड़ा। इसके जरिए 8वीं से 11वीं सदी के बीच अब्बासी खलीफाओं ने इसी रास्ते अपना झंडा बुलंद किया। 16वीं सदी में होर्मुज का महत्व सबसे पहले पुर्तगालियों ने समझा। 1507 में पुर्तगाली कमांडर अफोंसो डी अल्बुकर्क ने होर्मुज में अपना किला बनाया। तब इसे औरमुज कहा जाता था। इस किले के जरिए ही पुर्तगाली 1510 में भारत के पश्चिमी छोर पर गोवा जीत सके। औरमुज और गोवा के चलते अगले 100 साल तक पुर्तगाली नौसेना अरब सागर पर प्रभावी शक्ति बनी रही। 1622 में होर्मुज पर एंग्लो पर्शियन गठजोड़ ने एक संयुक्त अभियान किया। इस समय पर्शिया में सफाविद साम्राज्य का शासन था। 10 सप्ताह की घेराबंदी के बाद होर्मुज द्वीप पर पुर्तगाली शक्ति ने हार मानी। इस जीत के बड़े मायने थे, जिनके परिणाम बहुत वक्त बाद दिखने शुरू हुए। अगले 2 सदियों तक फारस की खाड़ी शांत रही। फिर आई 20वीं सदी। विलियम नॉक्स डिओर्सी नाम के एक अंग्रेज ने पर्शिया के शाह काजर के साथ 1901 में बातचीत शुरू की। लगभग 20,000 पाउंड में डील हुई। 1908 में कई प्रयास के बाद कंगाली के कगार पर पहुंच चुके डीआरसी को पर्शिया में तेल मिल गया। जैसे अंग्रेज भारत में करते थे, वैसा ही पर्शिया में भी हुआ। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. ब्रिटिश सरकार ने डीआरसी की खोज में डायरेक्ट इंटरेस्ट लिया। 1909 में एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी यानी एपीओसी बनी। यही कंपनी बाद में ब्रिटिश पेट्रोलियम कहलाई। ये वही दिन थे जब स्टीम के इंजन की जगह तेल से चलने वाले इंजन ले रहे थे। इस खोज ने पर्शिया को तेल के बाजार में जायज़ हिस्सेदार बनाया। तेल की खोज से पहले खाड़ी महज एक पिट स्टॉप थी, लेकिन तेल की खोज और फिर 2 विश्व युद्धों में ऊर्जा खपत ने इस क्षेत्र को ग्लोबल बना दिया। इसी बीच 1920 के दशक में
पर्शिया को ईरान यानी अपना ऑफिशियल नाम मिला और शासन में आए रेजा शाह पहलवी। ईरान पहला देश बना जहां सत्ता की बागडोर शिया इस्लाम के हाथ में थी। 1951 में प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्देक के तहत ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन 1953 में मुसद्देक का तख्ता पलट हो गया। ईरान में सत्ता बदली और सत्ता पर पश्चिम की पहरेदारी बढ़ी। ये सभी बदलाव 1979 में पूरी तरह उलट गए। ईरान की इस्लामी क्रांति हुई, शाह पहलवी के शासन का अंत हुआ, अयातुल्ला खुमैनी सत्ता में आए। खुमैनी रूढ़िवादी शिया इस्लाम के समर्थक थे। नतीजतन पश्चिम का दोस्त ईरान पश्चिम के साथ साथ आस पड़ोस का भी विरोधी बन गया। 1980 के दशक में ईरान ने लगातार खाड़ी में बवाल झेले। इराक ईरान के बीच युद्ध तक बात पहुंची। इस युद्ध को टैंकर युद्ध भी कहते हैं, जब इराक और ईरान ने तेल टैंकरों को निशाना बनाया। इस खतरे के चलते अमेरिका को गल्फ में सुरक्षा देनी पड़ी ताकि तेल की सप्लाई बदस्तूर जारी रहे। 3 जुलाई 1988 को अमेरिकी युद्धपोत विंसेंस से ईरानी एयरलाइंस के यात्री विमान IAF 655 पर 2 मिसाइल दागी गई। इस पर सवार थे 290 यात्री, सब मारे गए। ईरान ने इस हादसे को नरसंहार कहकर भारी आलोचना की। अमेरिका इसे गलती से हुआ हादसा बताता रहा। अमेरिका ने हर्जाना भरा। ईरान के दूसरी तरफ खाड़ी का हिस्सा अरब प्रायद्वीप का किनारा बनाता है। यहीं के देशों से मिलकर बनता है खाड़ी सहयोग परिषद, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। नाम से लगता है कि इसमें सारे खाड़ी के देश तो होंगे ही, लेकिन ईरान नहीं है। क्यों, इसको भी समझ लेते हैं। GCC 1981 में बना। आज इसमें सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान शामिल हैं। ये सारे देश अरब हैं, सुन्नी मेजॉरिटी हैं। इनके मसले भी काफ़ी हद तक एक जैसे ही हैं। अब ईरान की बात करें तो वो शिया बाहुल है। ईरान का अतीत और आज खाड़ी देशों से काफ़ी अलग भी है। फिर 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद तो ईरान और अरब देशों के बीच खाई और बढ़ी ही है। सऊदी GCC को लीड करता है और ईरान के सऊदी से संबंध तल्ख रहे हैं। 2011-12 में जब अमेरिका और यूरोप ने ईरान पर तेल से जुड़े प्रतिबंध लगाए तो ईरान ने कई बार होर्मुज जलसंधि को बंद करने की धमकी दी। इस दौरान दोनों ओर से नौसैनिक अभ्यास भी हुए और तनाव चरम पर भी पहुंचा। कुछ साल पहले भी जब ईरान ने ब्रिटिश झंडे वाले तेल टैंकर स्टेना इम्पोयरो को जब्त कर लिया था। 2019 में हुए इस वाक़ये ने गल्फ और होर्मुज को ग्लोबल न्यूज़ में वापस ला दिया। फिलहाल ईरान और ओमान दोनों होर्मुज पर दावा करते हैं। हालांकि दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि UNCLOS पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन केवल ओमान ने इसे औपचारिक रूप से स्वीकार किया है। हालिया ईरान इजराइल तनाव में एक बार फिर खाड़ी और होर्मुज चर्चा का विषय बने हैं। ऐसे में इससे जुड़े इतिहास को हमने आपसे साझा किया। शुरुआत में हमने आपसे एक जिक्र और किया था कि कैसे इस खाड़ी का आप क्या नाम ले रहे हैं, इससे आपकी जियोपॉलिटिकल लॉयल्टी तय हो सकती है। इसको भी संक्षेप में समझा देते हैं। इस खाड़ी को ईरान और उसके समर्थक देश पर्शियन की खाड़ी, फारस की खाड़ी या बे ऑफ पर्शिया कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब और उसके समर्थक देश इस खाड़ी को कहते हैं बे ऑफ अरब यानी अरब की खाड़ी। कुछ ऐसे देश भी हैं जो ना ईरान के प्रति बहुत ज़्यादा समर्थन या विरोध रखते हैं और ना ही अरब के प्रति बहुत ज़्यादा समर्थन या विरोध रखते हैं, तटस्थ रखते हैं अपना रुख, जैसे कि भारत। ऐसे देश इस खाड़ी को कहते हैं दी गल्फ, ना तो बे ऑफ अरब ना ही बे ऑफ पर्शिया। ऐसे ही तमाम रोचक किस्से इस पूरे दुनिया के नक्शे से जुड़े हुए हैं। इस खाड़ी के इर्द गिर्द की राजनीति, ईरान, सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका के इर्द गिर्द की राजनीति, इनका अतीत और इनका भूगोल, इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है मास्टर क्लास के हालिया अंक में। ये भी पब्लिश होने के बाद आप लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर इसे देख सकते हैं और इस पूरे मसले को विस्तार से समझ सकते हैं। फिलहाल तारीख का ये अंक यहीं तक। इसे लिखा है हमारे साथी अनुराग ने। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।